गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पाठ है पाठ 5 कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। जैसा आप लोगों को सबको पता है कि सभी जीव जो हैं हमारे आसपास जितने भी जीव हैं, चाहे वो जंतु हो, कोई एनिमल हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे बहुत बड़ा जीव हो, सभी जीव किससे मिलकर के बने? कोशिका से मिलकर के बने हैं। तो ये जो आपका सबसे फर्स्ट लाइन है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी जीव जंतु हैं, यानी जितने भी सजीव हैं हमारे आसपास पाए जाते हैं, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सभी सूक्ष्म जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका को जो स्टडी करते हैं हम, मतलब हमारी साइंस की वो शाखा जो सिर्फ कोशिका और कोशिका के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ती है, इसके कार्यों के बारे में पढ़ती है, यानी सिर्फ कोशिका के बारे में पढ़ती है और पढ़ाती है, उस ब्रांच को हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइंस की उस ब्रांच को, उस शाखा को जो कोशिका के बारे में हमें जानकारी देती है, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। उसने पेड़ों की छाल, कॉर्क जिसको हम बोलते हैं, पेड़ों की छाल में कोशिकाओं की खोज की थी, यानी कि कॉर्क कोशिकाओं की खोज की थी। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? एक निश्चित कोशिका, एक पर्टिकुलर शेप वाली कोशिका को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एंटनी ल्यूवेनहॉक ने। ये एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का नाम है। विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में जीव द्रव्य जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है कोशिका के अंदर, जो हमने जितना भी कोशिका के ऊपर स्टडी किया, उसके आधार पर हमें पता चला कि ये जीव द्रव्य जो है ये सोल जेल स्थिति में होता है। मतलब जेल लाइक, जैसे आप लोगों ने जेल देखा होगा, जो आप लोग बालों में जेल लगाते हैं या एलोवेरा जेल आता है, ऐसे जेल जैसी जो सिचुएशन है, वैसी सिचुएशन में ही जीव द्रव्य पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म, इस जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है, इसमें ये मेनली किसका बना होता है? जल का बना होता है। इसका मुख्य संघटक क्या है? जल है। और इस जल में घुले हुए आयन, सॉल्ट्स, बहुत सारे आयन्स, बहुत सारे सॉल्ट्स, और जो हमारे पोषक तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन्स, ये सब इस प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंदर घुले हुए रूप में होते हैं। ये सब मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, यानी जल के अंदर घुले हुए आयन्स, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। हमारे पास दो वैज्ञानिकों के नाम हैं, ये हैं शील्डन एंड स्वॉन। शील्डन एंड स्वॉन ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार, इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया उसके अनुसार सभी पौधे व जीव, यानी कि सभी सजीव किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इस पॉइंट को भी हम कोशिका सिद्धांत के अंदर लिख सकते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती है। इसका मतलब क्या है कि जो कोशिका है वो सडनली कहीं से नहीं आती है। पहले से जो कोई कोशिका है, उसी कोशिका से विभाजन के दौरान नई कोशिका का जन्म होता है। कोई कोशिका जो है जैसे आसमान से नहीं टपक रही। कोशिकाएं कहाँ से आती है? पहले से ही जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं कोशिका विभाजन के द्वारा ही नई कोशिका का निर्माण करती है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद इसलिए है क्योंकि वायरस की कोशिका जो है, जो जब किसी सजीव कोशिका के अंदर होते हैं वायरस, तभी वो सजीव होते हैं, और सजीव कोशिका के बाहर इंडिपेंडेंटली जब वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो मृत होते हैं। उनमें सजीवों के कोई लक्षण नहीं पाए जाते, इसलिए वो कोशिका सिद्धांत के लिए एक अपवाद है। कोशिका के आधार पर, मतलब कोशिका के संगठन के आधार पर हमारे पास जो सजीव हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। ये हैं आपके एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो जीव हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बने हैं, यानी कि एक ही कोशिका। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी है अमीबा, पैरामीशियम, ये जो आपने इन जीवों के बारे में पहले की क्लासेस में सूक्ष्म जीव जो आपने पढ़े थे, उनमें आपने अमीबा, पैरामीशियम जैसे बहुत सारे जीवों के बारे में पढ़ा था, जो एक ही कोशिका, मतलब इंडिपेंडेंटली एक कोशिका जो है वो ही पूरा एक जीव है। सभी
कार्य, सभी क्रियाकलाप जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंग तंत्र करते हैं वो उस कोशिका के अंदर सिर्फ एक कोशिका द्वारा ही किए जा रहे हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय जीव जो है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही होते हैं, जिसमें आपने अमीबा पैरामीशियम जो पढ़े थे वो यूकैरियोटी हैं। अभी प्रोकैरियोटी यूकैरियोटी क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रोकैरियोटी में आप क्या आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये प्रोकैरियोटी कोशिका के अंदर आते हैं। ज़्यादातर जीवाणु बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोटी कोशिका के अंदर आते हैं। और अन्य जो जीव आपने पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना जैसे जीवों के बारे में पढ़ा है वो यूकैरियोटी कोशिका के अंदर आते हैं। फिर बहुकोशिकीय जीव, मतलब जितने भी हमारे आसपास जीव हैं, एक कोशिकीय जीवों में तो ज़्यादातर हमारे कौन से आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। और बहुकोशिकीय जीव जितने भी हम अपने आसपास जीव देखते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी हैं जो बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक जीव का निर्माण करती हैं। इन बहुकोशिकीय जीवों में संगठन विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कुछ जीवों में, कुछ लोअर एनिमल्स के अंदर संगठन जो है वो उत्तक लेवल का होता है, कि मतलब बहुत सारी कोशिकाएं एक जैसा कार्य करती हैं, जो वो एक साथ मिलकर के एक उत्तक का निर्माण करती है जो उस कार्य को संपन्न करती है। लेकिन कुछ हमारे जैसे एडवांस, जैसे इंसान हैं, गाय भैंसे अपने आसपास जो आप देख रहे हो एडवांस्ड हायर एनिमल्स इनको हम बोलते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि उत्तक जो है मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कार्य करते हैं। जैसे पाचन का, जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर पाचन का कार्य लें तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र है जो बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना है। जैसे मुख है, दांत है, ग्रसिका है, आमाशय है, लीवर है, छोटी आंत, बड़ी आंत है, ये सब अलग अलग अंग हैं। और ये सब अलग अलग अंग जो है एक साथ मिलकर के क्या कार्य कर रहे हैं, हमारे भोजन का पाचन करने का। जबकि एक कोश के जीव, जैसे हम अमीबा का उदाहरण लें तो अमीबा के अंदर भी ये पाचन का कार्य सिर्फ एक ही कोशिका द्वारा हो रहा है। जैसे कि अमीबा में क्या होता है कि वो खाद्य कण को अंदर लेती है, उस कोशिका के अंदर ही उसका पाचन होता है और व्यर्थ पदार्थ को फिर बाहर कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब वही कार्य पाचन का, भोजन को लेना, भोजन का पाचन करने का कार्य अमीबा जैसे एक कोशिका में भी हो रहा है। और वही पाचन का कार्य हमारे जैसे एनिमल्स, हमारे जैसे जंतुओं के में एक पूरा अंग तंत्र मिलके करता है। यानी कि वो सारे कार्य जो हम बहुकोशिकीय जीवों में होते हैं वो सारे कार्य कोशिका के द्वारा भी किए जा सकते हैं। इसीलिए कोशिका को सभी जीवों की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों के बीच में यहाँ कुछ अंतर दिए हुए हैं, ये अंतर आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका की संख्या का जो है क्या होती है, एक ही होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में एक से ज़्यादा होती है। कार्य क्या है, एक कोशिकीय जीव के अंदर सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। और बहुकोशिकीय जीवों में सारे कार्य जो है विभिन्न उत्तक जो है बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के करती है, जो उत्तक, अंग और अंग तंत्र का निर्माण करती है। कार्य का विभाजन नहीं होता, श्रम विभाजन एक कोशिकीय जीवों में नहीं पाया जाता, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। इस कार्य के विभाजन को हम कहते हैं श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन किस प्रकार पाया जाता है, जैसे एक कोशिकीय जीवों में तो सिर्फ एक ही कोशिका है, सिर्फ एक ही कोशिका द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं, इसलिए श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि जो हमारे पर्टिकुलर टाइप एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं हैं वो मिलकर के एक विशेष अंग तंत्र का निर्माण कर रही है जो एक पर्टिकुलर कार्य कर, जैसे पाचन तंत्र में पाचन का ही कार्य हो रहा है, जबकि श्वसन के लिए हमारे पास अलग श्वसन तंत्र है। तो यहाँ पर श्रम का विभाजन हो गया, कार्य बांट दिए गए हैं सभी प्रकार के अंगों में, अलग अलग उत्तकों, अलग अलग अंगों में कार्य बांट दिए गए हैं, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन, कार्य का विभाजन पाया जाता है। जनन, रिप्रोडक्शन एक कोशिकीय जीवों में एक कल कोशिका, उसी एक कोशिका द्वारा होता है। कोशिका विभाजन जिसको हम जो नॉर्मली एक कोशिकीय जीवों में माइटोसिस के द्वारा होता है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन कोशिकाएं अलग होती हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट करती हैं और इसमें नॉर्मली मियोसिस नाम का कोशिका विभाजन पाया जाता है। एक कोशिकीय जीवों की आयु जो है छोटी होती है, छोटा लाइफ स्पैन होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों का लाइफ स्पैन बड़ा होता है, लंबा होता है। उसके बाद हम आते हैं प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका में। प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटी कोशिकाएं आकार में छोटी होती है कंपैरेटिव टू यूकैरियोटी कोशिका, यानी यूकैरियोटी कोशिकाओं के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटी कोशिकाओं का साइज छोटा होता है जबकि इनका बड़ा होता है। प्रोकैरियोटी कोशिका में और यूकैरियोटी कोशिका में मेन अंतर जो है वो ये है कि प्रोकैरियोटी कोशिका में जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता का मतलब यह है कि जो केंद्रक, जैसे अपने यूकैरियोटी कोशिका में हम बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जो केंद्रक है न्यूक्लियर झिल्ली, केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है और उसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो गुणसूत्र है वो जीव द्रव्य में न्यूक्लियोइड के रूप में इकट्ठे होकर के
पड़े हुए होते हैं, लेकिन उनके चारों ओर न्यूक्लियर झिल्ली केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, उसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है जो कि केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, यानी कि केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे हुए कोशिकांग नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे हुए कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका, ये सब पाए जाते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस दो आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक तो केंद्रक नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियोइड पाया जाता है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र जो है वो केंद्रक झिल्ली से घिरे होते हैं। दूसरा मेजर डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। फिर आता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन बडिंग द्वारा होता है, बडिंग मुकुलन, जिसके बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है जो बडिंग से अलग होता है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये आपको एक छोटा सा ये चित्र है, ये है अनियन पील का, जो प्याज की झिल्ली की स्लाइड हम बनाते हैं उसमें कोशिकाएं किस प्रकार दिखती है, ये उसका चित्र है। ये प्याज की झिल्ली की स्लाइड आप लोगों को बना के मैंने लैब में भी दिखाई हुई है, तो आपको ध्यान होगा कि उसमें कोशिकाएं इसी प्रकार की दिखती हैं। उसमें ये देखिए, ये कोशिकाएं हैं, ये जो हैं, ये देखिए ये कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं के अंदर ये जो आप डॉट देख रहे हैं ये इनका केंद्रक है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि अगर आप किसी घर की दीवार को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि उसमें भी ईंटें जो हैं इसी प्रकार से लगाई हुई होती है। तो जैसे इसकी संरचना, जो कोशिकाएं जीवों के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ करके किस प्रकार की संरचना बनाती हैं, वो जैसे कि हम किसी घर या मकान की दीवार में ईंटों की संरचना होती है ना, कि ईंटें कैसे एक दूसरे के ऊपर जुड़ करके पूरा का पूरा जो दीवार बनाती है, उसी प्रकार से जीवों की जो संरचना है वो कोशिका द्वारा बनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं एक सिंपल सा चित्र बनाया हुआ है ये मैंने। ये देखिए, ये है इसकी सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये कोशिका भित्ति, और फिर उसके बाद ये कोशिका झिल्ली, और इस कोशिका झिल्ली के बाद ये कोशिका द्रव्य है। ये जो डॉटेड दिखा रखा है ये कोशिका द्रव्य है, और कोशिका द्रव्य में ये न्यूक्लियोइड है, जो केंद्रक क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, वो ऐसे ही कोशिका द्रव्य के अंदर पड़ा हुआ है। इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं है, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। केंद्रक, सुसंगठित केंद्रक यहाँ नहीं है। इसमें यहाँ एक फ्लैजुलम, नॉर्मली जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें मूवमेंट, गति के लिए फ्लैजुलम पाया जाता है। ये फ्लैजुलम जो है ये जैसे कि कुछ अपनी मछलियों की बात करें या जल में रहने वाले जीवों की बात करें, उनकी पूंछ उनको हेल्प करती है ना गति में, ऐसे ही इनमें गति के लिए फ्लैजुलम पाया जाता है जो इनकी गति में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। फिर उसके बाद ये एक यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र है, जो बहुत सिंपल सा चित्र बनाया है। ये दोनों चित्र आपने अपनी नोटबुक में बनाने हैं और इन दोनों के बीच, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर लिखने हैं। ये एक सिंपल सा चित्र बनाया है। देखिए इसमें क्या है, सुसंगठित केंद्रक, ये सुसंगठित केंद्रक है। केंद्रक जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये केंद्रक ऐसा क्यों बना हुआ है। ये सुसंगठित केंद्रक है और उसके अंदर ये केंद्रक क्रोमेटिन मटेरियल, हमारे गुणसूत्र जो हैं वो है। ठीक है, उससे केंद्रक से जुड़े हुए हमारे झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जो ऊपर प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं थे। यहाँ देखिए, ऊपर प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोइड के अलावा राइबोसोम दिखाए हैं और कुछ नहीं दिखाया है, क्योंकि कोशिकांग होते ही नहीं झिल्ली वाले, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में आप देखेंगे ये झिल्ली युक्त, ये अंतर्द्रव्यी जालिका है, ये RER, ये SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम जुड़े होते हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये केंद्रक के पास पाए जाते हैं। ठीक है, ये झिल्ली युक्त है। ये गोल्जी अपरेटस, ये भी
झिल्ली युक्त है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें राइबोसोम भी हैं। ये झिल्ली युक्त कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र है। उसके बाद हम आते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेजर डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, बाकी के डिफरेंस आप मुझे लिख करके भेजेंगे। मेजर डिफरेंस क्या है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाए जाते, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण पादप कोशिका में डिक्टियोसोम के रूप में होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में पूर्ण विकसित गोल्जी उपकरण पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, ये भी कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस आपने लिखने हैं। अब ये पादप कोशिका का चित्र है, ये मैंने आपको अलग से भी भेजा है। इस चित्र को अपनी नोटबुक में बनाएंगे। आपकी बुक में भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र दिया गया है। अगर आपको वो इजी लगता है तो आप वो बनाइए, और अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये बनाएंगे। ये पादप कोशिका का चित्र है, जिसमें आप ये देखेंगे कि ये बाहर हमने बनाई है, ये कोशिका भित्ति है। ये जो डार्क कलर की लाइन है ये कोशिका भित्ति है। ये दूसरी कोशिका, ये दूसरी पादप कोशिका की झिल्ली आ गई है ये, और ये इस जो एक पादप कोशिका हमने बनाई हुई ना, इसकी कोशिका भित्ति है। उसके बाद ये कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जिसको हम कहते हैं ना, ये प्लाज्मा झिल्ली है। ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, इसमें न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन मटेरियल है, जो कि हमारा गुणसूत्र क्रोमोसोम है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति जो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक और अंतर है कि इसमें सेंट्रल वैक्यूल मिलता है, एक बहुत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ या तो होती नहीं है या फिर छोटी छोटी होती हैं बहुत ही, ठीक है। ये गोल्जी अपरेटस देखेंगे आप, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से विकसित गोल्जी अपरेटस नहीं दिखाया, जबकि जंतु कोशिका में हमने अच्छे से विकसित दिखाया है। इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं इसमें, लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि पादप कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है, जबकि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये पादप कोशिका का चित्र है, और उसके बाद ये है जंतु कोशिका का चित्र। देखिए ये जंतु कोशिका का चित्र है। अब यहाँ जंतु कोशिका में आप देखेंगे कि ये प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। इसके बाहर हमने यहाँ कोशिका भित्ति नहीं बना रखी, क्योंकि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन मटेरियल है, RER, SER। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है यहाँ, ठीक है, जो कि पादप कोशिका में कम था, और क्लोरोप्लास्ट जो वहाँ था पादप कोशिका में यहाँ नहीं है। ये देखिए गोल्जी अपरेटस, हमने एक बहुत ही अच्छे से विकसित गोल्जी अपरेटस यहाँ दिखाया, जबकि पादप कोशिका में ऐसा नहीं था, क्योंकि विकसित गोल्जी अपरेटस जो है वो हमारा जंतु कोशिका में मिलता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो इस जंतु कोशिका के सेल स्ट्रक्चर और शेप को बनाए रखने में मदद करता है, जो कि पादप कोशिका में नहीं थे। पादप कोशिका में इस शेप को बनाए रखने के लिए कोशिका भित्ति है, जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, वो कोशिका की शेप को बनाए रखती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली एक लचीली झिल्ली है, तो इसमें कोशिका की शेप को बनाए रखने के लिए क्या पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। ये आपकी हेल्प करते हैं कोशिका के शेप को बनाए रखने के लिए, ठीक है। ये पेरोक्सिसोम्स हैं, और सिक्रेटरी वेसिकल्स जो गोल्जी अपरेटस का ही पार्ट है। लाइसोसोम जो है वो पाए जाते हैं इसमें जंतु कोशिका में, जो कि पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। अब आप यहाँ देखेंगे पादप कोशिका में हमने एक बड़ी सी रिक्तिका बनाई हुई थी, वो रिक्तिका हमने यहाँ नहीं बनाई, क्योंकि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं मिलती है, या अगर होती है तो बहुत छोटी छोटी, जैसे कि ये है, छोटी छोटी होती है, ठीक है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र और उनके बीच में अंतर। नेक्स्ट हम आते हैं कोशिका के शेप पर। कोशिकाएं जो हैं वो वेरियस शेप्ड होती है, बहुत अलग अलग शेप्ड होती है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, आपकी बुक में भी जो है चित्र दिया हुआ है एक, कि यहाँ अलग अलग शेप की जो हैं वो आपको कोशिकाएं दिखाई देंगी। कोशिकाएं जो है वो राउंड शेप भी हो सकती है। जैसे आपको ना मेजर डिफरेंस दिखाने के लिए मैं आपको कोशिकाएं मेंशन करती हूँ। जैसे ये ओवम एग सेल है जो राउंड शेप्ड है, ये
तंत्रिका कोशिका है, जो आप देख सकते हैं एक पेड़ की शाखा जैसी दिखती है, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबी, और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी यही है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम इरेगुलरली शेप्ड है। यहाँ आप देखेंगे कि ये कुछ लंबी लंबी कॉलमनार सेल्स हैं। ये कॉलमनार सेल्स क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड एपिथेलियम में पाई जाती है। क्यूब होता है ना, क्यूब जैसे शेप की। ये देखिए मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स तरकू रूपी होते हैं, जैसे स्पिंडल शेप्ड, जैसे इस प्रकार से, ये बीच में से मोटे और साइड से पतले। तो ये देखेंगे कि आपकी बहुत अलग अलग इनके कार्य के, रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि चपटी होती है, ओवल और चपटी होती हैं। तो अपने कार्य के अनुरूप कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग आकार में मिलती हैं, ठीक है। कोशिका का आकार, इस कोशिका का आकार जो है ये किस पर ज़्यादातर आकार मतलब साइज़, ये इनका आकार 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि कुछ बहुत छोटी होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती, तो कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी भी होती है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। जैसे आप मुर्गी के अंडे को देख सकते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका, ये आपने पहले की क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। मुर्गी के अंडा जो है वो एक ही कोशिका है और आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हो, जबकि अगर आप अपने हाथ को देखेंगे, अपनी स्किन को देखेंगे, तो अपनी स्किन की कोशिकाओं को आप नहीं देख पाएंगे। तो कुछ कोशिकाएँ बहुत छोटी होती हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, जबकि कुछ कोशिकाएं जो हैं वो बड़ी भी होती हैं, ठीक है। जैसे एक कोशिकीय जीव का आकार सामान्यतः, एक बहुकोशिकीय जीव का आकार सामान्यतः 20 से 30 नैनोमीटर, ये उल्टा लिखा हुआ है एनएम है, यहाँ पर ये एमएन नहीं एनएम आएगा, नैनोमीटर होता है, ठीक है। एक सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा व 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये सबसे बड़ी कोशिका है जीवों में। ये तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है, लेकिन जीवों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म में PPLO, ठीक है, PPLO नाम का एक सूक्ष्म जीव है जिसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका, इसको आप लिख लीजिए, माइकोप्लाज्म PPLO, इसका पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो है सबसे छोटी कोशिका है जीवों के अंदर अब तक की ज्ञात कोशिकाओं में से, ठीक है। मनुष्य का अंड लगभग 0.1 मिलीमीटर लंबाई का होता है। कोशिका के भाग, कंपोनेंट्स पे आते हैं हम कि कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। कोशिका में मुख्यतः पाए जाते हैं, ये आप इस फ्लो चार्ट में देखेंगे, कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे हम कहते हैं, वो केवल पौधों में पाई जाती है या एल्गा और कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, जीवों जंतुओं में ये नहीं पाई जाती। कोशिका झिल्ली पौधों में भी पाई जाती है और सभी जंतुओं में भी पाई जाती है। फिर केंद्रकाय, केंद्रकाय सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रकाय बोलते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स हैं वो केंद्रक में जीव द्रव्य में ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं, उसे केंद्रकाय बोलते हैं। न्यूक्लियोइड जो हमने पहले जिक्र किया था, ठीक है, वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक जो सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और कोशिका द्रव्य यानी मेजर जो अगर हम बात करें कौन कौन से अंग है कोशिका के, वो है कोशिका भित्ति जो सिर्फ पौधों में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, क्योंकि पौधों में भी कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली होती है। फिर केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ठीक है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य में हमारे पाए जाते हैं कोशिकांग, अलग अलग कोशिकांग, जिनमें आपके आते हैं, देखिए एक सेकेंड, कोशिका द्रव्य के अंदर हमारे सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग जो विभिन्न कार्यों को करते हैं, जिनमें आपके अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, हरित लवक जो सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं, और जंतुओं में पाए जाने वाले तारककाय, सेंट्रियोल जिनका मैंने जिक्र किया था, ये कोशिकांग हैं जिनको अब आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो सभी कोशिकाओं में लगभग पाई जाती है, ये एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब ये है कि कोशिका की आवश्यकता के अनुसार ये पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है और कोशिका से बाहर जाने देती है। अपनी मर्जी से पदार्थ आते जाते नहीं है, कोशिका का जो केंद्रक है उसके वो डिसाइड करता है, कोशिका की आवश्यकता जो है वो डिसाइड करती है कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकता है और कौन सा पदार्थ कोशिका के बाहर जा सकता है। तो इस प्रकार की मूवमेंट की वजह से इसे हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं।
कोशिका झिल्ली का देखिए ये स्ट्रक्चर है, आप इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर आप बनाएंगे अपनी नोटबुक में कोशिका झिल्ली का, ठीक है। इसमें आप देखेंगे फॉस्फोलिपिड, कोशिका जो संरचना है उस क्या होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, यानी कि फॉस्फोलिपिड वसा होते हैं एक प्रकार की, उसकी दो परतें हैं, एक ये ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली, और ये दो परतों से बनी हुई होती है। और इसके साथ साथ इसमें पाए जाते हैं प्रोटीन्स, इसके क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एक सिरे पे, कुछ अंदर और कुछ बाहर की तरफ, जैसे यहाँ देखेंगे आप, कुछ बाहर की तरफ, कुछ अंदर की तरफ है, कुछ आर पार भी हैं, लेकिन इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। ये एक सिरे पर पाई जाने वाली प्रोटीन्स है। और कुछ प्रोटीन जिन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, ये प्रोटीन्स जो हैं इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दोनों ओर निकली हुई होती हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं ये हेल्प करती हैं पदार्थों की मूवमेंट अंदर और बाहर, यानी कि जो पदार्थ हैं वो ऐसे ही नहीं आते जाते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर जो छिद्र हैं जिनसे पदार्थ आते जाते हैं वो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। इनके अंदर आप देखेंगे, आप देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है आप देखेंगे इसमें एक चैनल सा है, यानी इसमें से पदार्थ जो है, जब भी कोई भी आयन हो, कोई भी पदार्थ हो, उसका कोशिका के अंदर आना या कोशिका से बाहर जाना किसके थ्रू होता है, इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू। ये एक चैनल की तरह काम करते हैं जिसमें से पदार्थ आने जाने का, या छिद्र की तरह काम करते हैं जिनमें से पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। इसीलिए इसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखिए ये जो है ये इमेज एक एनिमेटेड इमेज है। इसमें आप देखेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये ऊपर वाली फॉस्फोलिपिड लेयर है, ये नीचे वाली फॉस्फोलिपिड लेयर है। ये इनका गोल सिरा, ये जो गोल गोल आपको रंगीन दिखाई दे रहे हैं ये इनका गोल सिरा है, और ये नीचे इनकी टेल है, ठीक है। ये दो लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में थोड़ा सा गैप आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑरेंज कलर के, ये प्रोटीन वो है जो चैनल की तरह काम करती है, इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इनको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, जो एक सिरे में अंदर या बाहर की तरफ सिरे में पाई जाती है। और इनसे जुड़े हुए कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो इन फॉस्फोलिपिड, क्योंकि फॉस्फोलिपिड एक तरह का वसा है, वो इनसे जुड़ी होती है, उनको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब वसा, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़े हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर कार्बोहाइड्रेट सीधा वसा से जुड़े हैं तो ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये चीज़ें आपने कुछ टर्म्स ध्यान रखनी है। और ये वाला जो डायग्राम है, ये नीचे वाला डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में बनाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब इसमें देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं। ये कोशिका झिल्ली का प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है, यानी कोशिका द्रव्य जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है वो एक दूसरे कोशिका से अलग करने के लिए बीच में क्या होता है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ये जंतु कोशिका में सबसे भारी झिल्ली व पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। जंतु कोशिका में तो सबसे भारी जो परत है वो कोशिका झिल्ली है, और जबकि पादप कोशिका में सबसे भारी परत कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति के बाद सेकेंड नंबर पर आती है कोशिका झिल्ली। यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन, जैसे मैंने पहले बताया, उसकी बनी होती है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है क्यों, क्योंकि कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थ को ही अंदर बाहर आने जाने देती है। सिंगर और निकोलसन, ये हमारे वैज्ञानिक के नाम है। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था कोशिका झिल्ली के स्ट्रक्चर के लिए, संरचना के लिए। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके अनुसार यह एक प्रोटीन की सतह जो लिपिड की दो सतहों के बीच सैंडविच की तरह होती है, जो कि 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये एंगस्ट्रॉम जो है मात्रक है, ठीक है। यह लचीली होती है, जो मोड़ी तोड़ी दोबारा जुड़ सकती है। कोशिका झिल्ली जो है वो लचीली होती है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि कोशिका भित्ति जो है वो स्ट्रॉन्ग रिजिड होती है, इसलिए वो पादप कोशिकाओं की शेप को मेंटेन रखती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो है वो लचीली होती है, इसलिए जंतु कोशिकाओं में उसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो यह जो है लचीली होती है, अपनी शेप चेंज कर सकती है, इसलिए ही इसमें शेप मेंटेन करने के लिए जंतु कोशिका में क्या पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स व माइक्रोफिलामेंट्स। इसके कार्य क्या है, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, ये कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। आवश्यकता अनुसार जो व्यर्थ पदार्थ उनको बाहर निकालना और आवश्यकता अनुसार पदार्थों को अंदर लेने का कार्य कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखने में हेल्प करती है। ये नहीं कि कोशिका द्रव्य जो ऐसे कहीं भी फैल रहा है, वो कोशिका झिल्ली से बाउंडेड है। जैसे पानी को खुला छोड़ दोगे तो कहीं भी फैलेगा, लेकिन पानी को अगर एक डब्बे में बंद रखोगे तो वो उस पर्टिकुलर शेप में रहेगा। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान
दो प्रकार से होता है, विसरण और परासरण। विसरण क्या है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन विसरण कहलाता है, जबकि परासरण में सिर्फ जल के अणुओं का गमन होता है। ये जल के अणुओं जो हैं अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे, यानी कि जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, वहाँ से कम मात्रा की ओर जाएंगे, तो जल के अणुओं की मूवमेंट को परासरण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो उच्च सांद्र विलयन है उसमें जल की मात्रा कम होती है, इसलिए इसके अपोजिट होता है, विसरण के अपोजिट होता है बिल्कुल परासरण, गति जो है। ठीक है, यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देती है और ये भी दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव होता है विसरण, लेकिन परासरण केवल द्रव माध्यम में ही संभव होता है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र है इन केस ऑफ विसरण, और परासरण में केवल विलायक यानी जो द्रव माध्यम है वो ही गति करने के लिए स्वतंत्र। ठीक है, बाह्य प्रासरण और अंत्य प्रासरण। बाह्य प्रासरण का मतलब है कोशिका के अंदर से जल का बाहर की ओर गति करना, और अंत्य प्रासरण कोशिका के बाहर से जल का अंदर की ओर गमन करना। विलायक यहाँ पर हम लेंगे जल को। ठीक है, जो जल है वो अगर कोशिका के अंदर से बाहर जा रहा है तो उसको बाह्य प्रासरण कहेंगे, और कोशिका के बाहर से अंदर आ रहा है तो उसे अंत्य प्रासरण कहेंगे। सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। इसमें क्या होता है कि जो चलो बात करते हैं समपरासरी विलयन की। समपरासरी विलयन क्या होता है? जब कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता समान होती है। एक ऐसा विलयन जिसके अंदर हम कोशिका को रखें तो कोशिका के जो अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसकी सांद्रता और उस विलयन की सांद्रता अगर समान होगी तो उसको हम कहेंगे समपरासर दाबी विलयन। ऐसे विलयन में जब हम कोशिका को रखते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसको आइसोटोनिक बोलते हैं। देखिए ये वाले चित्र के अंदर देखिए, अगर हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोशिका को रखा है तो जितनी मात्रा में जल अंदर आता है उतनी ही मात्रा में जल बाहर जाता है, क्योंकि दोनों तरफ सांद्रता समान है, इसलिए जितनी मात्रा में जल के अणु गति करेंगे लेकिन जितनी मात्रा में अंदर आएंगे उतनी मात्रा में बाहर जाएंगे, इसलिए सांद्रता समान बनी रहती है। तो हमें कोशिका में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता, इसलिए इस प्रकार के विलयन को हम समपरासर दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम अति परासरण दाबी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य की सांद्रता से अधिक होती है, तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है। यानी कि हम कोशिका को एक ऐसे विलयन में रखते हैं जिसकी सांद्रता उसकी कोशिका द्रव्य से ज़्यादा है, यानी कोशिका द्रव्य की जो सांद्रता है उससे ज़्यादा सांद्रता वाला विलयन अगर हम लें और उसमें हम कोशिका को डालें तो क्या होगा? क्योंकि बाहर सांद्रता ज़्यादा है और कोशिका के अंदर सांद्रता कम है, इसलिए जल कहाँ मूव करेगा? कोशिका के अंदर से बाहर की ओर, और क्योंकि कोशिका में से जल निकल गया इसलिए कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, ये आपका अति परासरण दाबी विलयन हुआ। फिर उसके बाद हम आते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। अल्प परासरण दाबी विलयन जिसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, इसमें क्या होता है? बाहर जो हमने विलयन लिया है, कोशिका के बाहर जो हमने विलयन लिया है उसकी सांद्रता कम है कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य से, यानी कोशिका द्रव्य की सांद्रता ज़्यादा है और विलयन की सांद्रता कम है। तो ऐसे में क्या होगा? सांद्रता क्योंकि कोशिका की अंदर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर पानी आएगा, जल जो है वो बाहर से अंदर की ओर गति करेगा, जिससे कोशिकाओं के अंदर जल और भर जाएगा और कोशिकाएं फूल जाएंगी। इसे कहते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप घर में करके देख सकते हैं, छोटी सी एक्टिविटी को, कि किशमिश को आप खाली पानी में डुबो करके रख दें, या आपने देखा भी होगा जब आप खीर बनाते हैं और उसमें किशमिश डालते हैं तो वो फूल जाती है। किस लिए फूल जाती है? क्योंकि किशमिश के अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता ज़्यादा है और बाहर पानी में अगर हम रख देते हैं या दूध के अंदर भी जल होता है वहाँ सांद्रता कम है, इसलिए वो पानी को सोख लेती है। पानी जो है, क्योंकि अल्प परासरण दाबी विलयन हो गया बाहर का, तो पानी जो है वो बाहर से अंदर की ओर गति करता है और जिससे किशमिश फूल जाती है। अब आप उन फूली हुई किशमिश को नमक के घोल में रख दें, ज़्यादा नमक घोल करके ना, ज़्यादा नमक मिला करके पानी के अंदर, और उस के अंदर फूली हुई किशमिश को रखें तो उसमें क्या होगा? वो अति परासरण दाबी विलयन हो गया। तो जब हम उसमें रखेंगे तो पानी जो है वो किशमिश में से बाहर की ओर गति करेगा और किशमिश जो है वापस पहले की तरह सिकुड़ जाएगी। तो इस एक्टिविटी को आप घर पे करके भी देखें। तो ये थे आपके 3 प्रकार के विलयन, समपरासर विलयन, अति परासरण दाबी और अल्प परासरण दाबी विलयन, और इनका
कोशिका पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये। फिर हम आते हैं कोशिका भित्ति पर। कोशिका भित्ति क्या है? यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित नहीं पाई जाती है। सख्त, मजबूत, मोटी, सरंध्र, अजीवित संरचना है। कोशिका भित्ति अजीवित होती है और मजबूत मोटी संरचना जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। मेनली पौधों के अंदर कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। जबकि कुछ फंगस, कवक जो है, कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक के अंदर ये जो है ये पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, ये याद रखना। पौधों के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवक के अंदर ये पैक्टिन की बनी होती है। ये कोशिकाएं जो हैं, कोशिका भित्ति एक दूसरे से मिडिल लैमेला के द्वारा जुड़ी हुई होती है। कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या है? कोशिका को संरचना प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, बाह्य वातावरण से संरचना देना, सुरक्षा देना, सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। ये वर्णात्मक पारगम्य नहीं होती है। ठीक है, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो किसी भी अणु को अंदर बाहर आने जाने देगी, ये वर्णात्मक पारगम्य नहीं होती है। लेकिन इसीलिए कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो वर्णात्मक पारगम्य होती है, जो डिसाइड करती है कि कौन सा अणु अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा। जबकि कोशिका भित्ति जो है वो वर्णात्मक पारगम्य नहीं है। इसमें मरम्मत करने में पुनर्जनन की क्षमता होती है। ये मरम्मत टूट फूट हो जाए तो उसे रिपेयर कर सकती है, वापस से ठीक कर सकती है, ताकि कोशिका को प्रोटेक्शन मिलती रहे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं केंद्रक न्यूक्लियस पर। ये केंद्रक का डायग्राम है, आप इसको सबसे पहले इसको ध्यान से देखें। यहाँ हमने क्या बनाया है, ये है केंद्रक झिल्ली। ये डबल लेयर्ड केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली जो है ये डबल लेयर्ड होती है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये बनाई हुई है मैंने। ये डबल लेयर्ड केंद्रक झिल्ली है और आप देखेंगे बीच बीच में यहाँ पर ये देखो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट्स से दिखा रखे हैं। ये जॉइंट्स क्या है? ये केंद्रक, ये छिद्र होते हैं। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली जो है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। किस लिए पाए जाते हैं? वही अणुओं के अंदर और बाहर गति के लिए। ये डबल लेयर्ड होती है, ये भी ध्यान रखना है, 2 परतों वाली होती है। इसके बाहर की तरफ आप देखेंगे छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं बना रखी है। ये क्या है? ये राइबोसोम्स है। बाहरी तरफ जो है इस पर राइबोसोम लगे होते हैं, अंदर की तरफ ये स्मूथ है, अंदरी जो भीतरी जो परत है ये स्मूथ है। इसके बाद इसमें पाया जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? ये क्रोमेटिन जो है इसमें गुणसूत्र होते हैं, जिसमें सारे की सारी जो सूचनाएं हैं वो निहित होती है। कोशिका की सारी सूचनाएं उन गुणसूत्रों पर, जिस गुणसूत्र के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है 8th क्लास में, आपने जब जनन पढ़ा था तब, तो गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं। और ये सब क्रोमेटिन मटेरियल जो है कहाँ पाया जाता है? हमारे केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ये केंद्रक झिल्ली, इसमें केंद्रक छिद्र होते हैं जो अणुओं को आर पार जाने देते हैं। ये न्यूक्लियोलस है, डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, ये केंद्रक का चित्र है। ये चित्र आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे केंद्रक के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं केंद्रक के बारे में यहाँ क्या क्या लिखा है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। किसके द्वारा करता है? इस जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा। यह कोशिका का केंद्र कहलाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी 1831 में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, वहाँ पर केंद्रकाय न्यूक्लियोइड पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक पाया जाता है। इसके ऊपर द्विस्तरीय झिल्ली, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जो मैंने अभी बताया ना 2 लेयर में। ये देखो यहाँ बताया था कि 2 लेयर में है, तो द्विस्तरीय केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। कुछ हिंदी में टाइपिंग का प्रॉब्लम था, इसलिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उसके हिसाब से इसको ठीक कर लेना। केंद्रक द्रव में केंद्रकाय व क्रोमेटिन धागे होते हैं। जो केंद्रक के अंदर द्रव पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन आनुवंशिक पदार्थ जिसको हम कहते हैं, और केंद्रकाय जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। किसके बने होते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं।
केंद्रक के कार्य क्या क्या है? कोशिका के सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है, यानी कोशिका के अंदर जितने भी क्रियाएं होती हैं उन सब का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। यानी हमारी जो सूचना है, हमारे जो भी गुण हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वो किस लिए मिलते हैं? क्योंकि उनमें से सूचनाएं हम तक आई, और किसके द्वारा आई? केंद्रक के द्वारा आई। केंद्रक में ये जो आनुवांशिक मटेरियल है एंड क्रोमेटिन जिसको हम बोलते हैं, गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं, उनके द्वारा आई। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ऐसा करते हैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम कोशिका द्रव्य और उसमें पाए जाने वाले सभी कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी बच्चे जो हैं यहाँ तक के सभी चित्र और सभी जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रक, तीनों के चित्र और उनके कार्य लिख करके ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू।